हैं, सुनाते हैं आपको। फलसफा है आने वाले दिनों में किस तरह से मध्य प्रदेश को मिलने वाला है, रोजगार के लिहाज से, आर्थिक निवेश के लिहाज से क्या तस्वीर बदलने जा रही है, जिसके तहत हम विकसित मध्य प्रदेश की तस्वीर को और रोशनी के साथ जगमगाता हुआ देख सकते हैं। सर्वप्रथम तो मैं जी टीवी को धन्यवाद दूंगा कि आपने रीजनल चैनल की सार्थकता सिद्ध कर रहे हैं और मध्य प्रदेश एक विकसित मध्य प्रदेश बनेगा, इसकी चर्चा आपने आज यहाँ मालवा के हृदय और मालवा का व्यापारिक केंद्र इंदौर में इसका आयोजन रखा है। और जीआईएस की जहाँ तक बात है, अभी तक के जीआईएस इंदौर में ही होते रहे। यह प्रथम अवसर था कि जीआईएस का आयोजन भोपाल में हुआ और वह भी एक सफल आयोजन हुआ, क्योंकि भोपाल के आयोजन में करीब करीब 24 लाख करोड़ के हमें निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। और ये निवेश के प्रस्ताव संपूर्ण सिर्फ उद्योग के ही नहीं है, ये निवेश के प्रस्ताव हमें माइनिंग के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, व उद्योगों में और एमएसएमई में, इन सब के मिलाकर के ये हमें प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पिछले 1.25 साल से हमने 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करे। उन 6 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के अंदर मध्य प्रदेश का हर जिला उसके अंदर पार्टिसिपेशन में रहा। हर जिले के युवा उद्यमी उसके अंदर जो वर्तमान में उद्यम कर रहे हैं या भविष्य की संभावनाओं को देख रहे हैं, वो लोग एकत्र हुए और उनमें हमने कई एक्सपर्ट्स को बुला करके और मध्य प्रदेश की जो असीम संभावनाएं हैं उनके बारे में उन्हें अवगत कराया। और इसका एक माहौल पूरे प्रदेश में बना है और वह जीआईएस के अंदर एक शिखर के रूप में आया। और जीआईएस में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सहभागिता रही और यह एक शुभंकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के लिए शुभंकर है कि जिनकी उपस्थिति या जिनका आशीर्वाद जिस कार्य को मिलता है वह सफलता की नई ऊंचाइयों पर जाता है। तो मुझे निश्चित लगता है कि जो हमें जितने भी इंटेंट टू इन्वेस्टमेंट जो प्रस्ताव प्राप्त हुए और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से सारे प्रस्तावों के ऊपर पूरी टीम को मध्य प्रदेश के अंदर जो मंत्री इससे संबंधित है, मंत्री के साथ में सचिव और प्रमुख सचिव सभी को काम बांट करके निश्चित करा है कि अब उद्योगपति भोपाल नहीं आएगा, आपका संपर्क सीधा उद्योगपति से रहेगा और आपके टिप्स पर होना चाहिए कि जो हमें प्रस्ताव दिए हैं उनके प्रस्ताव को हम धरातल पर कैसे लाएं। तो 30 लाख करोड़ के करीब प्रस्ताव हमारे पास है, उन प्रस्तावों पर हम काम कर रहे हैं और करीब करीब हमें उम्मीद है कि 50 से 60% तो चर्चा हमारी जो हुई है तो हमें लग रहा है कि हम सफलता की ओर जा रहे हैं। चर्चा की आप बात कर रहे हैं, चर्चा तो आज उस बात की बहुत ज़्यादा हो रही है कि मुख्यमंत्री ने डीबीटी के माध्यम से 2500 छोटे बड़े जो औद्योगिक इकाई हैं 1778 करोड़ जो है ट्रांसफ़र किए हैं। ये खबर अपने आप में बहुत चर्चा में है, ज़रा इसके बारे में विस्तार से बताइए, इसके क्या मायने हैं। कल यह कार्यक्रम भोपाल में था और मध्य प्रदेश के अंदर उद्योगों की जो सब्सिडी व उन्हें प्रोत्साहन की राशि हम देते हैं, वह राशि पिछले 3-4 सालों की काफ़ी लंबे समय से रुकी हुई थी। मुख्यमंत्री जी के कार्यभार लेने के बाद से 1.25 साल के अंदर करीब करीब एमएसएमई के अंदर जहां 600 करोड़ का बजट था, उसके स्थान पर इस 1.25 साल में हमने 2100 करोड़ रुपए की सारी देयता इसके अंदर जो लाइबिलिटी थी हमने क्लियर करी। और यह मध्य प्रदेश के इतिहास में पहला अवसर है कि जब मार्च 2025 में जो करंट लेवल की सब्सिडी है वह भी हमने उद्योगों के खाते में, और वह भी डीबीटी के माध्यम से, जिसमें कोई बिचौलिया नहीं, सीधी डीबीटी की राशि जो पात्र उद्योग है उनके खातों के अंदर कल सीधी गई है। तो यह कि अपने आप में इतिहास है। और टोटल 5000 करोड़, आपने 2700 करोड़ ही कहा, कल 1700 करोड़ करा और एक साल में हमने 5000 करोड़ की राशि बड़े उद्योग, लघु, मध्यम व सूक्ष्म उद्योगों को दी है। और इससे एक विश्वास का वातावरण निर्माण हुआ है। यह राशि का अंतरण नहीं था, ये एक विश्वास का अंतरण था कि लोगों को महसूस होना चाहिए। और जब से हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने अपना कार्य प्रारंभ करा है, तब से हमारी यही चर्चा होती रही कि उद्योग के प्रारंभिक 1 या 2 वर्ष ऐसे होते हैं
कि जिसमें उन्हें सहयोग की या संबल की आवश्यकता होती है और सरकार को वहाँ पर खड़ा हुआ दिखना चाहिए। जो हम हैंड होल्डिंग की बात करते हैं वहाँ सरकार दिखे, और वो हमने चरितार्थ करा। कल की जो डीबीटी का जो अंतरण हुआ है, इसने यह सुनिश्चित कर दिया है कि मध्य प्रदेश की सरकार जो कह रही है, अपनी कथनी करनी में अंतर नहीं है। और निश्चित इससे जो हमें नए प्रस्ताव मिले हैं, उन उद्यमियों का पूरे देश और दुनिया में एक विश्वास बढ़ेगा कि मध्य प्रदेश सरकार एक गतिशील सरकार है और एक संवेदनशील सरकार है, जो लघु मध्यम उद्योग या बृहद उद्योग सबको समान रूप से देख रही है। और ख़ास करके हमारी भावना है कि मध्य प्रदेश के हमारे नए युवा उद्यमी जो हमारे कॉन्क्लेव हुए, उसका उद्देश्य यही था कि हमारे नए उद्यमी, नव उद्यमी जो हर एक जिलों के अंदर अपनी आकांक्षाएं लेकर के आ रहे हैं, उनको हम अवसर दें और उनके माध्यम से मध्य प्रदेश की विकास की नई गाथा लिखें। बिल्कुल, हैंड होल्डिंग की बात की, युवाओं की बात की आपने, तो स्टार्टअप का टारगेट भी बढ़ा दिया गया है सरकार की तरफ से। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे मन से युवाओं को खास तौर पर बताइए, सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, और उनके पास सिर्फ एक आइडिया होने की जरूरत है, बाकी सरकार देख लेगी। यह आपने बड़ा अच्छा प्रश्न करा। स्टार्टअप आज एक नए आइडियाज़ जो हमारे भारत में, हम वैसे मानते हैं कि हमारे पास बहुत टैलेंट है, ग्रामीण अंचलों में भी टैलेंट है, विकसित शहरों में भी टैलेंट है, और इसमें बहुत बड़ी आवश्यकता थी। और अभी GIS के अंदर जो 17 पॉलिसियाँ हमने नई बनाई है, उसमें मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति, इसका दायित्व भी मेरे पास में। मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति हमने पूरी नई बनाई है। उस नीति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जैसे ही किसी युवा का आइडिया स्टार्टअप इंडिया के द्वारा मान्य किया जाएगा, तो पहले 2 साल में हम उसे 10,000 रुपये प्रति माह 1 वर्ष तक उसे सहयोग राशि के रूप में देंगे। क्योंकि जब उसका आइडिया आता है और उसको ज़मीन पर उतारना, यह पीरियड ऐसा होता है कि उसमें उसे सहयोग कहीं से नहीं मिलता है। उसे इंक्यूबेशन में जाना या आगे बढ़ना या आइडिया को लाने के लिए और जो औद्योगिकरण करना, वो सारे कार्य को करता है। तो यह पहली बार ऐसा पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश की नीति में हमने डाला है कि हम उस जगह एक सहयोग के रूप में उसके साथ में खड़े रहेंगे। और इसके बाद में उसके विचार आने से लेकर के और आइडिया को पूरा पल्लवित करने तक हर जगह पर हमारी नीति में हमने प्रावधान दिए हैं। जैसे ही वह पहले राशि को इंक्यूबेटर सेंटर में जाएगा, तब वहाँ पर उसके प्रोटोटाइप मॉडल विकसित करना, पेटेंट करवाना, उसके लिए हमने राशि रखी है। इसके पश्चात वहाँ पर सीड फंड, क्योंकि इनिशियल जब वह आइडिया विकसित करता है तो इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से हम उसे सीड फंड उपलब्ध कराएंगे। और वह लोन के रूप में नहीं रहेगा, वह एक सीड के रूप में रहेगा कि उसका आइडिया फलीभूत हो, वह उसको प्रॉपरली विकसित करे और ज़मीन पर और धरातल पर लाने के लिए आगे बढ़े। और उसके बाद जब वह तैयारी हो जाएगी कि उसका आइडिया ज़मीन पर ला रहा है और किसी बैंक से अगर उसका लोन स्वीकृत होता है, तब हम उसको 15% का अनुदान भी देंगे और ब्याज के अंदर उसको 6% ब्याज अनुदान देंगे। और उससे इसको लगातार उसके आइडियाज़ को डेवलप करके मार्केट तक आने में उसका सफलता हो, उसके लिए रोजगार के लिए प्रथम 5 वर्ष तक हम उसको रोजगार के लिए प्रति जो उसके एम्प्लॉयमेंट रोजगार रहेगा 5,000 रुपये प्रति युवा हम उसको प्रति माह उसमें उसको सहायता राशि भी हम देंगे। तो यह एक इतनी विस्तृत योजना है कि जो एक नए आइडिया के साथ में मध्य प्रदेश का युवा आएगा, उसको हर जगह पर मध्य प्रदेश सरकार का सहयोग व संबल मिलेगा। और इसके बाद एक सबसे बड़ी योजना हम लेकर के आए हैं, वह योजना है पूरी सीड फंड 1,000 करोड़ का, हम 100 करोड़ का एक कैपिटल फंड हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और देश के ख्याति प्राप्त अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं जो सीडिंग करते हैं। जब उसका आइडिया फ्लरिश होने लगेगा, उस समय जब उसको पब्लिक में जाना है, तो पब्लिक इशू के लिए 40 करोड़ रुपए, 40 लाख रुपए हम देंगे। और उसके बाद उसको जब डेब्ट के रूप में राशि चाहिए, तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में मध्य प्रदेश सरकार का एक हिस्सा रहेगा, 2 हिस्से अल्टरनेटिव फंड के रहेंगे। और वह राशि हम उपलब्ध कराएंगे जिससे वो उस आइडिया को पूरा फ्लरिश कर सके। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी नीति पूरे देश के अंदर, अभी तक हमें जहाँ पे सारी नीतियों का अध्ययन करा है, मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति यहाँ के युवाओं के लिए और जो हमारे नए टैलेंट है उन बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सहारा व संबल बनेगी। और मध्य प्रदेश स्टार्टअप के लिए आज हमारे पास 4,500 के करीब स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं।
वो स्टार्टअप अब बढ़ कर के हमारा लक्ष्य हम 10,000 तक ले जाएंगे। और उसके लिए एक बड़ा मेगा इंक्यूबेशन सेंटर वह भी हम भोपाल में प्लान कर रहे हैं कि एक पूरा ग्लोबल लेवल का ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में हमारा बना है, उससे लिंक कर करके एक इंक्यूबेशन सेंटर भोपाल के अंदर हम विकसित कर रहे हैं। तो यह पूरा का पूरा इकोसिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। और ग्रामीण अंचल के बच्चे भी आगे आए, शहरी क्षेत्र के बच्चे भी आगे आए, और उन सब के माध्यम से हम नए उदय, जो इसका हम कहते हैं स्टार्टअप, एक हमारा नया उदय है, हमारे टैलेंट का उदय, भारत के टैलेंट का उदय है, उसमें मध्य प्रदेश के टैलेंट को भी हम नए अवसर देंगे। बहुत बहुत अच्छी पहल है। मैं चाहूंगी कि इस पर जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि युवाओं को, खासतौर पर आज के युवाओं को, ये एक सपोर्ट जो है होता है बहुत ज़रूरी होता है कि आपके साथ कोई है किसी भी स्थिति में ये कहने के लिए कि मैं हूं ना। तो मध्य प्रदेश सरकार वो काम कर रही है। बहुत अच्छा शब्द लिया हमारे मुख्यमंत्री जी का, बिल्कुल यह हर जगह पर कि मैं हूँ ना, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए वो बिल्कुल तैयार रहेंगे। और हर जगह युवाओं के अलावा किसान और महिलाओं के लिए भी उनकी योजनाएं हैं। और निरंतर एक गतिशील नेतृत्व मध्य प्रदेश को मिला, और मेरा सौभाग्य भी है कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। वो तो हम मध्य प्रदेश के भविष्य को हम संवार रहे हैं। विकसित मध्य प्रदेश, ये आज हमारे कार्यक्रम का नाम है। तो जरा इसी लाइन पर बात करते हैं। मध्य प्रदेश विकसित होने की राह पर है। उस लिहाज से जो कदम सरकार उठा रही है उसमें नई 18 नीतियों का भी जिक्र हो रहा है, वो कितनी कारगर भविष्य में साबित होंगी? मध्य प्रदेश की जीडीपी आज 23-24 की 13.5 लाख है, और हमने जो लक्ष्य रखा है कि अगले 18 सालों में यह 250 लाख करोड़ के आसपास आ जाए, 2 ट्रिलियन के आसपास। उसके लिए 14 से 15% की ग्रोथ रेट हमको आवश्यक है, और पिछले 3 सालों की ग्रोथ रेट हमारी 14.5% है। तो हमने यही लक्ष्य रखने के लिए, और जीडीपी के विकास में आज मध्य प्रदेश का जीडीपी अगर हम देखें तो 40 से 42% इसमें एग्रीकल्चर का पार्टिसिपेशन है, 21% के करीब उद्योगों का पार्टिसिपेशन है, और 30 से 32% सेवा क्षेत्र का पार्टिसिपेशन है। तो सेवा क्षेत्र का पार्टिसिपेशन 40% के करीब होना चाहिए। कृषि का मध्य प्रदेश में भागीदारी ज़्यादा होने का एक बड़ा कारण रहा कि पिछले 10 सालों में हमने सिंचाई का इलाका बहुत बढ़ाया। मध्य प्रदेश में 2004 में 5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई थी, आज 50 लाख हेक्टेयर की सिंचाई है। और अगली योजना में मध्य प्रदेश में हमने नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से पार्वती, चंबल व काली सिंध नदियों को आपस में जोड़ करके, जिसका प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास करा है, राजस्थान से हमने समझौता करा है, उसमें 6 लाख हेक्टेयर ज़मीन में हम नई सिंचाई की संभावना बढ़ाएंगे। इसी के साथ में केन बेतवा लिंक, जो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में भागीदारी में कर रहे हैं, उसमें पूरा बुंदेलखंड का इलाका, जहाँ पर 8 लाख हेक्टेयर की सिंचाई बढ़ेगी, तो 14 लाख हेक्टेयर की सिंचाई तो हम यहीं पर बढ़ा रहे हैं। और इसी के साथ में जो नर्मदा की हमारे को पुरानी कई योजनाएं बंद थी, तो 20 से 22 लाख हेक्टेयर की सिंचाई के लिए हमने करीब 6 योजनाएं, 22,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हम लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से नर्मदा का जो बांध का सरोवर का पानी है वो पूरे मालवा के पठार में ला रहे हैं। तो एक पूरे प्रदेश का समग्र विकास हो खेती के माध्यम से। और उसी के साथ में अब हमने जो उद्योगों के विकास का क्रम बनाया है कि उद्योगों का जीडीपी भी इसी तत्परता से बढ़े, और पर्यटन व हमारे वन अभ्यारण्य या हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट 30% हमारे पास फॉरेस्ट भूमि है, आज 10 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। इस सरकार के आने के बाद में 2 टाइगर रिजर्व नए हुए हैं। तो पर्यटन की संभावना है, जो सेवा क्षेत्र को नई ऊंचाइयां देती है, उसके ऊपर भी हम लगातार कार्य कर रहे हैं। आईटी सेक्टर के लिए अभी इंदौर के अंदर ही, क्योंकि इंदौर का इकोसिस्टम आईटी के लिए बड़ा अच्छा है, तो हमने अभी 27 अप्रैल को आईटी की वापस से एक समिट, ग्लोबल समिट यहाँ पर भी आईटी सेक्टर के लिए कि वो यहाँ पर आए, तो पूरे जीडीपी को एक ग्रोथ के मैप बना करके पूरा रोड मैप के साथ में कि हर सेक्टर का संतुलित विकास हो और संपूर्ण विकास मध्य प्रदेश का हो, इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और इन सब चीज़ों का मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। तो लेकिन कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि बेरोजगारी पर बात नहीं करती सरकार। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे मन से उनको जवाब दीजिए। कांग्रेस के पास में कोई मुद्दे नहीं है, वे सिर्फ कुछ ऐसे
लोकप्रिय मुद्दों को लेकर के जो अब पुराने हो चुके हैं, गरीबी का, बेरोजगारी का। आज मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार के मामले में जितने उद्योगों के हमने इंटेंट जो भी प्राप्त हुए हैं, उसमें 30 लाख करोड़ में करीब 30 लाख के करीब रोजगार के नए अवसर हम लाएंगे। और वर्तमान में भी हमने हमारी नीतियाँ जो बनाई है उद्योग की, उसमें नीति का पहला भाग हमारा ये है कि जो भी उद्योग लगेगा, शासन की भूमि लेगा, शासन से सहयोग लेगा, उसे 75% अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड लेबर मध्य प्रदेश की ही रखना पड़ेगी। इस शर्त के साथ में हम औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो रोजगार के अवसर हैं, आज भी हमारे पास में खेती के माध्यम से, सेवा के माध्यम से और उद्योग के माध्यम से रोजगार करीब के पूर्णता की ओर है। और बाहर के भी मजदूर आज कई जगह पर आप देखेंगे, इंदौर के आसपास हमारे कई उद्यमी जानते हैं कि बहुत बाहर की स्टेटों के मजदूर भी आकर के यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। तो वह हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट हो। आईटीआई के माध्यम से हमने पूरा एक नेटवर्क बनाया और अब आईटीआई को हम विकसित कर रहे हैं कि हमारे युवाओं में उद्यमिता बढ़े और नए स्वरोजगार के अवसर हम बढ़ाएं। और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से हमने नए अवसरों के लिए ब्याज की छूट देकर के और उन्हें ट्रेनिंग देना और हर जिले के अंदर कार्यशाला लगा करके एक उद्यमिता का माहौल हम मध्य प्रदेश में बना रहे हैं। मंत्री जी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करते हैं, उन्होंने ज्ञान मंत्र दिया है। वो ज्ञान मंत्र क्या है और उसके तहत मध्य प्रदेश में कौन कौन से मिशन संचालित हो रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये जानकारी भी लोगों तक ज़रूर पहुँचे। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान का मंत्र इस तीसरी बार जब वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने ज्ञान के नाम से मंत्र दिया। और यह ज्ञान जो GYAN, जी से मतलब है गरीब कल्याण, वाई का मतलब है युवा और ए का मतलब है अन्नदाता, किसान, और इनका मतलब है नारी शक्ति। इन चारों मंत्र को उन्होंने दिया है कि इन चारों के वर्गों का समुचित विकास और सर्वांगीण विकास हो। हमारी विकास की नीतियाँ ऐसी बने कि जिसके केंद्र बिंदु में चारों भाग रहे। तो गरीब कल्याण के अंदर मध्य प्रदेश में हम लोग ग्रामीण आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना का पार्ट 2 अब चालू हो चुका है। तो ग्रामीण आवास और शहरी आवास के गरीबों को मकान मिले, उसके लिए हमने एक बड़ा सुनियोजित प्लान बनाया है और गरीबों के आवास के लिए पूरी योजना बना करके अगले 3 सालों में हमने एक लक्ष्य लिया है कि मध्य प्रदेश में संपूर्ण पूरे जितने भी जिनको आवासहीन लोग हैं उन सबको मकान की प्राप्ति हो, इस ओर हम आगे बढ़ चुके हैं। और हमने मध्य प्रदेश के अंदर कानून भी बना दिया है कि हर आवासहीन को भूमि का पट्टा मिलेगा और प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से वो अपना आवास बना सकेगा। तो गरीब कल्याण के लिए यह प्रथम बिंदु है। इसके अलावा कई बिंदु है जिन पे हम लगातार हमारे एक मिशन मोड में हम काम कर रहे हैं कि गरीबों के कल्याण के जो बिंदु हो सकते हैं उन सबको हम एड्रेस करें। स्वास्थ्य की सेवाएं हो, बीमा हो, आयुष्मान के कार्ड बनाना हो, जिसमें मध्य प्रदेश आज देश में नंबर 1 है। इसके साथ ही जो युवा वर्ग का है, युवा मिशन, स्वामी विवेकानंद युवा मिशन हमने प्रारंभ करा है और युवा वर्ग को जैसे स्टार्टअप की नीति मैंने आपको बताई, इस तरीके से युवाओं के लिए विभिन्न स्कॉलरशिप व PM एक्सीलेंट कॉलेज, हर जिले के एक कॉलेज को हमने PM एक्सीलेंस कॉलेज बना रहे हैं कि जिससे युवाओं की क्वालिटी, उनकी जो एजुकेशन है उसकी गुणवत्ता सुधरे। और कल ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने CM राइज स्कूल को सांदीपनि विद्यालय का नाम दिया है। उसका कारण है कि हमारी संस्कृति से हम युवाओं को जोड़े और सांदीपनि विद्यालय अपने आप में एक गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थियों को ज्ञान दे जो मध्य प्रदेश के लिए, उनके युवाओं के लिए अवसरों को नया बढ़ाएगा। और निश्चित मैं मानता हूँ नारी शक्ति, उसके अंदर मध्य प्रदेश आज श्रेष्ठतम जगह पर है। जो हम लाडली बहना योजना हमने प्रारंभ करी है, अब हम उसके साथ में स्व सहायता समूहों को जोड़ रहे हैं और स्व सहायता समूहों को मध्यम उद्योगों के, लघु व हमारे पास जो सूक्ष्म उद्योग है वे स्व सहायता समूह अपने आप को इस्टेब्लिश करें और सूक्ष्म उद्योगों के साथ में जुड़े और उनके साथ में एक नई योजना बना करके हम नारी शक्ति के एक आर्थिक विकास, क्योंकि आर्थिक विकास सबसे बड़ा महत्व रखता है उसके परिवार के अंदर प्रतिष्ठा बढ़ना, उसके
आत्मविश्वास को बढ़ना, तो इन सारे को लेकर को किसानों के लिए मैंने आपसे अभी पहले ही चर्चा करी है कि जो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना 30-40 साल से सिर्फ चर्चा में थी, अभी हमने उसको धरातल पर उतार दिए और 1 लाख करोड़ के करीब इसका इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं। तो ये चारों जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है ज्ञान का, उन चारों को हम मिशन मोड में लेकर के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में एक गतिशील सरकार, एक विज़न या दृष्टि के साथ में नया बदलता परिदृश्य बना करके एक बदलता मध्य प्रदेश बनाने में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। औद्योगिकरण और औद्योगिक इकाइयाँ, अब इनको आगे भी आना है, इनको आगे भी बढ़ना है, तो क्या आप उनकी परेशानियों को जितना सुनते हैं, समझते हैं और किस तरह से आने वाले दिनों में उसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं? क्या कोई बदलाव हो सकते हैं? क्या कोई नए फैसले जल्द लिए जा सकते हैं? कार्य योजना आगे की एक सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक निवेश के लिए जो व्यक्ति हमने हर जिले पर एक कलेक्टर कार्यालय में निवेश केंद्र स्थापित करा है और उसमें हर उद्यमी जो नया निवेश भी करना चाहता है किसी भी तरीके का, उसे तत्काल सिंगल विंडो सिस्टम रहेगा, उसको सारी संभावनाओं का बताया जाएगा और उद्योगों के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक विश्वास का वातावरण बनाना। जैसा जन विश्वास बिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है कि हमारे पास में जो पुराना अंग्रेजों के कानून है, इसमें हर अपराध के लिए सजा का प्रावधान है। तो प्रधानमंत्री जी का आग्रह था कि हर राज्य अपने यहाँ पर इन कानूनों को बदले। आम आदमी कार्य करता है, कभी गलतियाँ भी होती है, तो उसे आर्थिक दंड दिया जाए, न कि उसे अपराधी माना जाए। तो जन विश्वास बिल मध्य प्रदेश के अंदर हम लाए हैं, जिसमें हमने 256 धाराओं को बदला है और उनको अपराध से मुक्त कर दिया है, जो आर्थिक दंड से जाएगी। तो एक जनता में विश्वास का माहौल बने कि वे जो कार्य कर रहे हैं, छोटी बड़ी गलतियां अगर होगी तो उस गलती का दंड जरूर रहेगा, परंतु वे अपराधी की श्रेणी में नहीं आएंगे। यह हमने कार्य करा है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो जो किसी दुर्घटना अगर किसी उद्योग में होती है और कोई मृत्यु भी होती है, तो पहले तो एक सामान्य कानून जैसा बन चुका था कि जैसे ही कोई भी वहाँ पर दुर्घटना में मृत्यु होती है तो फैक्ट्री के डायरेक्टर या मालिकों को सीधा जेल में FIR डलती थी। अब उन्होंने कहा नहीं, पहले जांच करें, उसको कारणों को समझे। तो यह एक उद्योगों के या उद्योगपतियों के साथ में एक संवेदनशीलता और उनके साथ में एक डायलॉग और कंटिन्यूस डायलॉग बने, इसकी ओर हम लोग लगातार प्रयत्नशील भी है। और मुझे लगता है कि ये जो GIS है, रीजनल समिट्स है, इनके माध्यम से जो हमने डायलॉग इस्टेब्लिश करा है, यह उद्योगपतियों के अंदर एक विश्वास पैदा करेगा और उनकी समस्याओं के समाधान में हमें भी गति मिलेगी और हम उसका जल्दी से जल्द समाधान निकालेंगे। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप काम कर रहे हैं, लेकिन रतलाम की सेब कचौड़ी साड़ी के अलावा मुख्यमंत्री जी हर बार जब भी रतलाम जाते हैं चैतन्य कश्यप जी की तारीफ जरूर करते हैं। यह टीम वर्क का काम है और वो एक ऐसे सक्षम लीडर है कि जिनको अपने साथियों के ऊपर भरोसा और उनके अंदर मोटिवेशन करना, यह एक बिंदु है। और इसीलिए वो रतलाम आते हैं तो रतलाम के अंदर अगर मेरी तारीफ करते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं डबल गति से मध्य प्रदेश के विकास के अंदर लगूं और उनकी टीम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम विकसित मध्य प्रदेश का जो सपना, विकसित भारत का सपना हमारे प्रधानमंत्री जी का है। और विकसित भारत तभी होगा कि जब हम मध्य प्रदेश को विकसित करेंगे और विकसित मध्य प्रदेश का भी योगदान उसी क्रम के अंदर रहे। इसमें हमारी पूरी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में टीम लगी हुई है। मंत्री जी, विकसित मध्य प्रदेश के इस मन से मैं विकसित चुनावी व्यवस्था की बात भी करूंगा। जरा लीक सेट का सवाल है, अभी हाल ही में आपने एक सम्मेलन में शिरकत भी की थी, एक राष्ट्रीय चुनाव में सम्मेलन हो रहा था, बातचीत हो रही थी, क्या आप इस मुद्दे पर बात रखना चाहेंगे? क्योंकि बहुत चर्चा हो रही है देश भर में, कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है। आज का जो युवा है, जो जनता है, वो समझना चाहेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव, यह बात लगातार पिछले 40 सालों से भारतीय जनता पार्टी हर मंच पर उठाती रही। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सर्वप्रथम इस बात को उठाया था। और आप देखें पिछले साल का, इस 1.25 साल में जब से सरकार बनी, उसके 6 माह पहले नगर निगम के चुनाव थे, फिर सरकार बनी, सरकार बनने के बाद में लोकसभा के चुनाव आए, 4 महीना उसकी आचार संहिता में गए, तो और अब वापस से पंचायतों के चुनाव की बात आ रही है। तो जब जब बार बार चुनाव आते हैं तो राजनेताओं के पास में एजेंडा फिर चुनाव का हो जाता है
और जब अगर एक राष्ट्र एक चुनाव की बात है तो मूलतः ये विकास के मार्ग का कार्य है, यह कोई कानूनी बंधन या किसी के ऊपर बंधन नहीं डालना है। और जब हम देखते हैं कि स्थानीय निकाय के चुनाव जब भी होते हैं या विधानसभा का चुनाव होता है, उसका परसेंटेज ऑफ वोट ज़्यादा होता है, तो लोकतंत्र में अधिक से अधिक सहभागिता कैसे हो। तो मैं निश्चित मानता हूँ कि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव हुआ तो पूरे देश का खर्च भी बचेगा, उद्योगपतियों को और इनको जो बार बार आचार संहिताओं के कारण से कार्य रुकते हैं, विकास के कामों की गति धीरे होती है। और एक चुनाव होने से राजनीतिक दलों के अगर खर्चे कम होंगे तो कहीं ना कहीं जनता के ऊपर भी उसका भार कम पड़ेगा और विकास की गति एक लंबा समय मिलेगा आकलन करने का, राजनेताओं को, सरकारों को अपने काम को सुधारने का। एक जैसे समय के अंदर वे अपने नतीजे दे पाएंगे। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एक राष्ट्र एक चुनाव के जो हमारे पास में संकल्प प्रधानमंत्री जी ने दिया है, निश्चित यह देश के और लोकतंत्र के भविष्य के लिए एक मजबूत लोकतंत्र की नींव का संकेत है। मंत्री जी, कल भी, आज भी और फिर कल भी आप मेहनत करते भी आ रहे हैं, मेहनत करते भी रहेंगे, क्योंकि औद्योगिक इकाइयों को आपसे बहुत बहुत उम्मीदें हैं। इन बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओवर टू यू मनु। बिल्कुल।